हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में अपने घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज देखेंगे। तो आज का हमारा इसमें टॉपिक रखेंगे प्राचीन इतिहास से मौर्य साम्राज्य। और देखिए, यही क्वेश्चन आपको जो ग्रुप पे टारगेट देके क्यूज करा रहे हैं वहाँ भी यही क्वेश्चन आपको इवनिंग टेस्ट में मिलेंगे। और देखिए, आप चाहें तो ये टॉपिक आप बुक से भी कवर अप कर सकते हो, बाकी का वीडियो में क्वेश्चन करा ही दे रहे हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें घटन जीएस से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे मौर्य साम्राज्य से। बाकी का देखिए, आप टारगेट दिया जा रहा है उसमें ये कवर अप कर सकते हो बुक से। घटनाचक्र पूर्वावलोकन मौर्य साम्राज्य उसमें टॉपिक हो उसे आप कवर अप कर लीजिए। तो बाकी का आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी छोड़ दिया करिए, जिससे क्या है थोड़ा हमें भी मोटिवेट हो और आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। और देखिए, जितना भी धरना प्रदर्शन और वो सभी चल रहा है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिलेक्शन बस धांधली वाले ले जाएंगे और पढ़ने वाले पढ़ते रह जाएंगे। ये भी चीज़ें ज़रूरी है, तो उधर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ बात करेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसकी बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य था। सी ऑप्शन हमारा राइट है। और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। और ये पहले भारतीय राजनीतिक थे जो मौर्य साम्राज्य से राजनीति से संबंधित थे। और देखिए, थोड़ा इसका डिटेल से देख ले तो यही कहा गया है कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने कई छोटे राज्यों को एक में मिलाया। उसने अपने साम्राज्य को ईरान तक फैलाया और वह भारत के राजनीतिक रूप से एक साथ लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराने राजवंश है। तो इसकी बात करें तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका डिटेल से देख लें। इसकी शुरुआत 321 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका अंत 184 ईसा पूर्व में हुआ और मौर्य ने किया था। उसके बाद कुषाण गुप्त 275 में 550 तक और वर्धन राजवंशों से शासन किया था। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ये देखिए 46 बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन था वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पूछा गया जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है। तो इसका देखें तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट है, विशाखा दत्त। और देखिए, इसका डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी और ये हमें उस समय की जब चंद्रगुप्त मौर्य प्रभारी थे। धुंडीराज नामक एक अन्य व्यक्ति मुद्रा राक्षस पर एक टिप्पणी लिखी। इसे नंद राजा का पुत्र है और पुस्तक में उन्होंने चंद्रगुप्त को वृषाल और कुलहीन भी कहा है। चंद्रगुप्त को मौर्य को वृषल और कुलहीन किसने कहा है, किस पुस्तक में कहा गया है, तो ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी का आप देखिए बुक से भी कर सकते हो उन क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ देखते हैं यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। तो देखिए, इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ इसे चंद्रगुप्त मौर्य को, ए ऑप्शन हमारा राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। बाकी देखिए, किसने कहा था और कब कहा था ये डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो सेंड्रोकोटस और प्लिनी सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क एंड्रोकोटस जानते थे। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को ही पता होगा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था। कौटिल्य प्रधानमंत्री था। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। और बाकी का अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। कौटिल्य ने मौर्य वंश की स्थापना में बहुत बड़ा प्रभाव डाला।
उन्होंने विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी, इन दोनों नाम से इन्हें जाना जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य एकीकृत भारत के सम्राट थे, तब कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री थे। वह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहे और उनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित थी, कौटिल्य ने ही लिखी थी। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चाणक्य के बचपन का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो इसका हमारा ऑप्शन आगे पीछे है, सी ऑप्शन है। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के मौर्य के चाणक्य के बचपन का नाम था। और देखिए यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य नाम दिया। कई विद्वानों का मानना है कि प्राचीन इतिहास चाणक्य द्वारा लिखा गया था। हालांकि पुस्तक के एक भाग में यह उल्लेख है कि चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देखिए चंद्रगुप्त का असली नाम क्या था, तो चाणक्य का तो ये विष्णुगुप्त था। इसीलिए विष्णुगुप्त इस प्रश्न पर सबसे संभावित उत्तर है कि चाणक्य के बचपन का नाम था। शोधकर्ता ट्रोमेन का मानना है कि चाणक्य या कौटिल्य संभवतः लेखक के कुल का नाम था, ऐसा मानना था। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित थी? तो देखिए ये पुस्तक, इसका हमारा ई ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये राजनीति और आर्थिक दोनों से संबंधित थी। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ई ऑप्शन हमारा राइट है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित थी। और इसमें बात करें, राज्य के मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति से संबंधित करता है। इसके अलावा इसे सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र मिलते हैं। और वहीं देखिए यहाँ बात करें, अर्थशास्त्र के तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प का व्यापार व्यवस्था की भी इसमें विस्तृत रूप से वर्णित है। अब अपना यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो ये 7वां अंग मित्र था। सी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी का देखिए ये हमने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं यूपीपीसीएस के, वो सभी कर ही लिए हैं आगे पार्ट्स में। तो देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं मित्र। तो देखिए ये कहा गया, सप्तांग का राज्य सिद्धांत कहता है कि मित्र सहयोगी राज्य का 7वां अंग है। राजा का सहयोगी राज्य के कान के समान होता है। शांति और युद्ध के समय एक सहयोगी राजा की सहायता करता है। कौटिल्य बताते हैं कि नकली सहयोगियों की तुलना में प्राकृतिक सहयोगी होना बेहतर है। यदि किसी राज्य का कोई मित्र लोभी, काम और कायर हो तो उसका विनाश हो जाता है, ये कहा गया है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, देखते हैं यहाँ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ बात की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसकी बात करें तो इसमें राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी यही कहा गया है जो आपको बताए हैं। यहाँ देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं वो बताना है, क्रम में लगा के बताने हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसका बात करें तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, सही है ये बात। और बाकी का नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन का कानूनी तौर पर मुक्त थी, तो ये भी सही है हमारा। अब अपना तीसरा देखते हैं। तो इसमें कहा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उसे कानूनी हक मिलता है, तो ये सही नहीं था। और बाकी का देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। और देखिए थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में 65 में प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। और देखिए हम व्याख्या ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन अभी काफ़ी डिस्कस करने हैं। परंतु बालक को पिता के पुत्र का कानूनी हक नहीं मिलता, अतः जबकि 3 असत्य है, तीसरा इसका असत्य है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में किसकी तुलना
मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जा सकती है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। और बाकी का यहाँ देखिए डिटेल्स में भी यही कहा गया है, इतावली दार्शनिक प्रिंस के समान है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत, इसका बी ऑप्शन राइट है, सॉरी। 12 का बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे चाहे तो साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बाकी का यहाँ देखिए लोअर पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और देखिए ये इसकी डिटेल से दी है, उसने मेगास्थनीज का स्थान लिया था। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ बात की गई है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य के मिलान के लिए मिला लिया था। किस में मिला लिया था? इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन राइट है, बुद्ध घोष के सम्मत पाशादिका के द्वारा मिला लिया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट है। बाकी अगर ये देखिए डिटेल्स आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए, बुद्ध घोष द्वारा रचित सामंत पाशादिका में दर्ज है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट है, लकड़ी का बना हुआ था। और देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। मौर्य काल में अवशेष पुराना पाटलिपुत्र के निकट बुलंदी बाग के कुम्भहार में पाए गए। और देखिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहला महल लकड़ी से बना था और इस खंडरों का अनावरण डीवी स्पूनर ने किया था। खुदाई के दौरान बुलंदी बाग से एक नगर की दीवार के अवशेष तथा कुम्हार का एक महल के अवशेष भी मिले हैं। बाकी देखिए थोड़ा बहुत डिटेल्स देख ले रहे हैं जितने भी हैं। निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बी ऑप्शन राइट है। और देखिए थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं, तो यहाँ डिटेल्स में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और फिर उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया। तो यहाँ बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। कुछ विद्वानों का मानना है कि बिंदुसार ने मैसूर दक्कन क्षेत्र में विजय प्राप्त की। उन्होंने 16 राज्यों का विजय प्राप्त की जो कि समुद्रों के बीच स्थित थे। बाकी का आप ये देखिए डिटेल्स देख लीजिएगा, अगर हम बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। अब देखिए अपना ये देखिए यूपीपी से प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उसकी शक्ति ब्यास नदी से सिंधु नदी तक फैली थी चंद्रगुप्त मौर्य की। रुद्रदामन के लेखन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत का शासक था। मौर्य साम्राज्य बंगाल, असम, अफगानिस्तान, कश्मीर और देखिए नेपाल और दक्कन के पठार तक शामिल है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आपने यहाँ तक व्याख्या देख ली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में पर था। तो ये कहाँ तक था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये बात पता चलती है। और देखिए ये यहाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देखिए मेन पर्पज़ क्या है कि आप इसे लगाओगे तो आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्री और प्री 1996 3 बार रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन, बाकी का आपने देख ही लिया होगा। और तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है सेल्यूकस निकेटर जिनको एल्जेक्टर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया? तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है, चंद्रगुप्त ने हराया था। ये एमपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ जो डेफिनेशन दी है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे भी साथ ही साथ देखते रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में पूर्व में सेल्यूकस की जो सेना थी खिलाफ जीत हासिल की और मैसिडोनिया साम्राज्य के पूर्व हिस्से का शासक था।
देखिए यहाँ पूछा गया है कि ये एटलस किससे संबंधित है, किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ये देखिए हमारा इसका सी ऑप्शन राइट है, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है। ये देखिए यूपीएससी प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है और स्टेट बीसीएस में तो रिपीट हुआ ही है। बाकी का आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हमें काफ़ी डिस्कस करने हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो इसकी बात करें तो ये अशोक ने की थी। ए ऑप्शन हमारा राइट है। और देखिए थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अशोक के नियमों का एक व्यवहारिक सेट साझा किया जिसे धम्म नीति भी कहा जाता है। धम्म नैतिक न्याय सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य केवल एक समुदाय ही नहीं बल्कि सभी लोगों को लाभ पहुंचाना था। 3 प्रमुख सिद्धांत थे, दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा। और बाकी का यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ये श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी ये अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सभी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। और देखिए यहाँ यही कहा गया है। और देखिए इसके अलावा भी कुछ राज्य सम्मिलित थे। अशोक के दूसरे शिलालेख में कहा गया कि चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलपुत और ताम्रपड़ी श्रीलंका मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ये अगर पूछ लिया जाए श्रीलंका के अलावा तो ये सभी भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें सीमांत राज्य कहा जाता है। सीमांत राज्य की बात करें, अगर पूछ लिया जा सकता है कि सीमांत राज्य किससे कहा जाता है, तो यही इन्हीं सभी राज्यों को सीमांत राज्य कहा जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसकी बात करें द्वितीय अभिलेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 14 महत्वपूर्ण शिलालेख थे जिसमें पांड्य, सतयुत ये सभी शामिल थे। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण किसने कराया। तो इसकी बात करें तो ये अशोक ने पहला औषधि बाग निर्माण कराया था। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप डिटेल्स देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ बात करें तो ये पूछा गया है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो ये देखिए राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उनका देखिए सी ऑप्शन इसका राइट है। इसमें कहा गया है कि देवनाम प्रिय की उपाधि से पता चलता है कि अशोक ने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। बाकी यहाँ देखिए आप डिटेल्स देख लीजिएगा। और देखिए हिंदू धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है इससे। और यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है किन किन में, और किन में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा दीपवंश और महावंश में मिलता है। 2 और 3 बी इसका हमारा राइट है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ने से मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पूछा है मौर्य शासन बुद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे। तो ये हमारा अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, और दशरथ ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित ये 2 राजा थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका हमारा बात करें तो 2 और 4 कौन सा सही है देखते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है। और देखिए यहाँ डिटेल्स में भी यही कहा है अशोक और उनके पोते दशरथ दोनों बौद्ध थे। दशरथ ने अपने दादा अशोक के समान ही उपाधि धारण की और देवनामा थी, और उन्हें जो उपाधि दी गई थी देवनामा दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए देवनामा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसको दी गई थी, तो ये दशरथ को दी गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ रज्जुक किसे कहा जाता है। तो इसके पूछा गया है मौर्य काल के शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवाहन किससे संबंधित थे। तो ये व्यापारिक के काफिले से संबंधित थे। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, अग्रहारिक नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप डिटेल्स थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा।
यहाँ पूछा गया है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, ये पूछा गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, अशोक ने कराया था। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। तो इस सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। ये कर्नाटक में स्थित है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी का अपना नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए कभी, तो देखिए सांची का प्राचीन नाम कोकड़ाम था। बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ इसे मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो कौशाम्बी की बात करें तो ये घोषिताराम मठ था पहले का, दूसरा। और वहीं बात करें कि कुशीनगर कहाँ से संबंधित है, तो कुशीनगर राणा भर स्तूप से संबंधित है। और सारनाथ की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है, ये हमारा धमेक स्तूप कहा जाता है। देखिए यहाँ आपको एक पता होगा तो आप उसी से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। श्रावस्ती का तो सभी को पता ही होगा, ये साहित्य मैथ है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो ये डिटेल्स में भी कौशाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर, राणा भर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप। देखिए यहाँ चमेक लिख दिया गया है, मिस्टेक हुई है, धमेक स्तूप है। श्रावस्ती की बात करें तो ये साहित्य मैथ। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, ये पूछा है। कौन कौन सी जगह पर गए थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए यूपीपीसीएस प्रिय यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है, आप देख लीजिएगा, डी राइट है। सबसे पहले कहाँ गए थे, लुम्बिनी के बाद बात करें तो कपिलवस्तु के बाद बात करें तो गया के बाद सारनाथ गए, और सबसे लास्ट में बात करें तो अमरावती गए। ये था, ये देख लीजिएगा आप, इसका थोड़ा डिटेल्स देखिए। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती ऐसे गए थे। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी थी, बी ऑप्शन हमारा राइट है, प्राकृत भाषा थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डिटेल्स देख लीजिए। सरैकुना किसे कहा जाता है, तो गांधार शिलालेख द्विभाषी ग्रीक अरमाइक लिपि थी, जबकि अशोक के शिलालेख को एक अरमाइक लिपि लगमन से प्राप्त किया जाता है। बाकी का देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया है, तो इसका बात करें तो ये पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। 36 का ए ऑप्शन हमारा राइट है। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख हैं। तो इसकी डी ऑप्शन राइट है। ये कौन सी लिपि में थे, खरोष्टी लिपि में थे। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो इसका हमारा बात करें तो इसका हमारा अनुराधापुर, बी ऑप्शन राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और देखिए आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। अशोक का, यहाँ बात करें अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से जाना जाता है, तो अशोक को प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। ये देखिए यूपीपीसीएस में भी कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, डी ऑप्शन हमारा राइट है। और देखिए वहीं बात करें तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत दिया गया है। तो यहाँ बात करें इसका हमारा ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, डी ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी के इन पर बढ़िया पॉलिश थी, सही है। ये अखंड है, सही है। स्तंभों का सफेद सुंडाकार है, तो ये भी सही है। जबकि अशोक के पत्थर खंभे के किसी वास्तुशिल्प संरचना का हिस्सा नहीं है, वे अलग मूर्तियां हैं।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर के चित्र के राज्यों अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये सहबाजगढ़ी कंगन गली, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है, उसमें वर्णित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो ये मास्की अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। और देखिए कौन कौन से में, मास्की, गुजर्रा, नेतुर, उर्गोलम, ये 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। वहीं बात करें तो ये देखिए अशोक के रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स देख सकते हो। और देखिए वहीं बात करें गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, किससे संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब बाकी का आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? तो इसका हमारा भानु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। ये देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में भी। बाकी का आप डिटेल्स देख लीजिएगा। तो यहाँ बात की गई है कि कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ये अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के देहरादून में एक जगह है कालसी जगह पूछ लिया जाए तो देहरादून में है। यह एक चट्टान पर प्राचीन अशोककालीन नक्काशी के लिए जाना जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ सुमेल करने के लिए पूछा गया अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस पर राज्य में है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये यूपीएससी का है, केवल 2 सुमेलित है। कौन कौन से सुमेलित है? तो इसमें बात करें तो अशोक के शिलालेखों में चोली उड़ीसा में, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में, जीगढ़ उड़ीसा के, कालसी उत्तराखंड में स्थित है, ऐसे करके था। और वहीं बात करें तो देखिए यहाँ पूछा है अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है, समन्वय की। अब वो देखिए यहाँ देखिए आप डिटेल्स देख सकते हो। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया था। और देखिए यहाँ पूछा कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसकी बात करें डी ऑप्शन हमारा राइट है, 13वें शिलालेख में है। और बाकी का आप डिटेल्स देख लीजिएगा ये। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो इसका हमारा ई ऑप्शन राइट है। अशोक के शिलालेख संख्या 13वें में कलिंग विजय की चर्चा है। वहीं बात करें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय एक यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमाओं का खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है, ऐसे करके था। और वहीं यहाँ बात करें अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसकी बात करें तो देखिए इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विजय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित है। तो देखिए इसकी बात करें तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। बाकी का देखिए ये आप डिटेल्स देख सकते हैं जिसमें चोल, पांड्य, सतयुत और करेल पुत्र 7 ताम्रपर्णी श्रीलंका से संबंधित है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंधित थे, कहाँ से संबंधित था? तो ये बात करें तो ये मिस्र से संबंधित था, बी ऑप्शन हमारा राइट है। आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल देख सकते हैं। और वहीं बात करें अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका हमारा ई ऑप्शन राइट है। अशोक के धम्म के मूल स्तंभ थे शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित थे। और ये 12वें शिलालेख में उन्होंने लोगों से सभी के प्रति दयालु और उन्हें विभिन्न मान्यताओं के विकसित होने की बात की थी। और अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित शिलालेखों में अभिलेखों में से पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि और रोक लगाई गई थी कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी।
तो इसकी बात करें तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बी डिटेल्स में यही सब दिया है। 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं और भविष्य में भी इन तीनों को नहीं मारा जाएगा। यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के हेतु सुरक्षित रखने की प्राचीनतम शाही आदेश था। तो इसकी बात करें तो ये सहोगरा ताम्रपत्र में आदेश दिया गया था। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि अशोक के कलिंग मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया गया था। और वहीं कारण की बात करें तो कलिंग दक्षिण भारत के वन्य को जाने वाली स्थलीय व समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका हमारा ए आर दोनों सही है, ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ भी यही मिलान करने के लिए पूछा है। मौर्यकालीन शासकों में धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह हुआ। तो इसकी बात करें तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, ए सही है परंतु आर गलत है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य में था, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है ये उल्लेख, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने की चोरी के लिए दिया जाता था, तो ये मृत्युदंड दिया जाता था, ए ऑप्शन राइट है। और वहीं बात करें वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी किया गया, तो इसकी बात करें जन्म और मृत्यु पंजीकरण। देखिए ये लास्ट के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। मौर्य नरेशों की बात की गई है, तो ये किससे संबंधित था, तो ये देखिए ए इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है। वहीं बात करें यहाँ आप डिटेल से देख सकते हो भागवली किससे संबंधित है, तो ये राजस्व के स्रोत थे मौर्य काल में। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ मौर्य काल में भूमि कर के राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जिसे अधिकारी एकत्रित किया जाता था, तो किसे क्या कहा जाता था, इसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अब वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता किससे संबंधित है, तो ये एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित थी, सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ कहा गया है मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने की संबंधित था, तो ये इसे हमारा ए ऑप्शन राइट है, समाहर्ता। तो आज के वीडियो में देखिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात कही है निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप के लिए था, तो ये पोताध्यक्ष था, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। एग्रोनोमी किससे संबंधित था, तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित था, सी ऑप्शन राइट है। बाकी का देखिए आप बुक से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो और यही क्वेश्चन आपको इवनिंग टेस्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।